हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 2 रीड कर रहे हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हम पढ़ रहे थे राजपूतों के बारे में। डू यू नो सेक्शन हम पढ़ लेते हैं। ये माना जाता है कि देयर वर 36 राजपूत फैमिलीज, ठीक है। उनमें से जो 4 हैं वो स्पेशल पोजीशन की मानी जाती है, जिनको ज़्यादा अहमियत दी गई थी। वो थी प्रतिहारास, चौहान्स, या फिर जिनको चामानस भी कहा जाता था, सोलंकीज, परमार, जिनको पवार्स भी कहा जाता था। ऐसे कहा जाता है दे केम आउट ऑफ सेक्रेड फायर, एक पवित्र अग्नि या हवन की अग्नि से निकले थे राजस्थान के नज़दीक माउंट आबू से, और इसलिए उनको अग्निकुल राजपूत कहा जाता है। अगला है हमारा चंदेल, जो बुंदेलखंड के चंदेल थे। उन्होंने बुंदेलखंड के आसपास के इलाके पर शासन किया। कीर्तिवर्मन उनका मोस्ट पावरफुल किंगडम रूलर था। खजुराहो इनकी कैपिटल थी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स। जो चंदेलास थे उन्होंने यहाँ पर खजुराहो में या आसपास के इलाकों में बहुत सुंदर मंदिर बनवाए हैं। गुर्जर प्रतिहारा, जो गुर्जर प्रतिहारास थे उन्होंने भारत के वेस्टर्न पार्ट पर, इसके अलावा राजस्थान के वेस्टर्न और मध्य हिस्सों पर उन्होंने शासन किया। साथ साथ सेंट्रल इंडिया पर भी उनका रूल था। नागभट्ट वन इनका सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। उसने अपने राज्य का एक्सपेंड किया, फैलाव किया। वत्सराज और भोज दो दूसरे गुर्जर प्रतिहार शक्तिशाली राजा थे। राजा भोज ने अपने राज्य की मतलब नॉर्थन इंडिया में सबसे बड़े, उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उस समय उसकी राजधानी कन्नौज थी। राजा भोज ने ही सिल्वर के कॉइन इशू करवाए। ये जो कॉइन्स थे इन पर वराह मतलब भगवान विष्णु का जो प्रतीक था वराह, उसका मार्क होता था, ठीक है। उसको ही वॉज ऑल्सो नोन एज आदि वरा, और जो राजा भोज थे उनको आदि वरा भी कहा जाता था। राजा भोज वॉज सक्सेडेड बाय सन महेंद्रपाल, और राजा भोज के बाद जो महेंद्रपाल थे वो राजा बने थे, ठीक है। अब अल मसूदी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा। जो अल मसूदी था एक विदेशी यात्री था। वो प्रमाणित करता है कि जो प्रतिहार रूलर थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, और उनकी गरिमा के बारे में हमें बताता है। द प्रतिहार रूलर्स पेट्रोनाइज्ड लर्निंग एंड लिटरेचर, उन्होंने शिक्षा और साहित्य को संरक्षण दिया या बढ़ावा दिया। जो प्रतिहार थे उनके सेंट्रल एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। करनाल, हरियाणा के करनाल से एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिनसे ये पता चला है कि सेंट्रल एशिया से जो घोड़े थे वो प्रतिहारों के द्वारा मंगवाए जाते थे, और अरेबिया से भी मंगवाए जाते थे। 1018 एडी में महमूद ऑफ गजनी ने प्रतिहार राजाओं को हरा दिया, और इस तरह जो डायनेस्टी थी वो अंत होने के कगार पर आ गए। जो अरब्स थे वो उन अरब्स के अकॉर्डिंग प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। उन्होंने प्रतिहारों को अल जुर्ज, पालों को रूमी और राष्ट्रकूटों को बलहारा का नाम दिया। अब देखिए बेटा, पाल्स, जो पाल डायनेस्टी थी उसकी स्थापना गोपाला ने 750 एडी में की थी। इनकी मुख्य विशेषता ये थी कि ये जो राजा थे वो चुने हुए थे। धर्मपाल, देवपाल, ये दूसरे महान पाल रूलर्स थे। उन्होंने एक लार्ज एम्पायर बनाया, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। जो पाल रूलर्स थे उन्होंने प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की तरफ से काफ़ी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, दे वर अनेबल टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल एंड ऑक्यूपाई कन्नौज, जिसके कारण वो अपना साम्राज्य नहीं विस्तार कर पाए और कन्नौज पर अधिकार नहीं कर पाए। कन्नौज वॉज सिंबल ऑफ पावर एज कंट्रोल मीन्स एक्सेस टू रिच रिसोर्सेज ऑफ अपर गंगा वैली। कन्नौज एक शक्ति का सिंबल था या चिन्ह था, क्योंकि इस पर नियंत्रण हो जाता है तो ऊपरी गंगा घाटी के जितने भी संसाधन हैं उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसी समय जो पाल थे उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और असम, उड़ीसा और मॉडर्न नेपाल के, आधुनिक नेपाल के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार किया। जो पालों के बारे में तिब्बतन अकाउंट से हमें पता चला है कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जो फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार की, उसकी स्थापना भी धर्मपाला के द्वारा की गई। जो पाल वंश के राजा थे उनके साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। पालों ने
के बाद सेन वंश की स्थापना हो गई 12वीं शताब्दी में। लेटर सेन डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय द कमांडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और बाद में सेन वंश के जो राजा थे उनको दिल्ली सल्तनत के सेनापतियों ने हरा दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा दक्कन। अभी हम पढ़ रहे थे नॉर्थ इंडिया में राजपूतों के बारे में, अब हम पढ़ेंगे दक्कन के बारे में। दक्कन वो रीजन है जो कृष्णा और नर्मदा नदी के बीच में फैला हुआ है। इस पर देखो कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ने राज्य किया था। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रकूटाज। जो राष्ट्रकूट थे वो 8th सेंचुरी में यहाँ शक्ति में आए। दंती दुर्गा या फिर दंती वर्मन वो राष्ट्रकूट किंगडम का फाउंडर था या संस्थापक था। ये जो डायनेस्टी थी इसके ये महान योद्धाओं और प्रशासकों के लिए जानी जाती थी। इस वंश के राजाओं ने लगभग 200 सालों तक शासन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र पर भी अपना शासन किया। लगभग 750 से लेकर 970 ईस्वी तक मालखेड़ या मानेखेत इनकी राजधानी थी, जो सोलापुर के नज़दीक है। गोविंद अंघोष वर्षा कृष्णा III ये राष्ट्रकूटों के प्रसिद्ध राजा थे। उत्तर में जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने गुज्र प्रतिहारों के साथ युद्ध लड़ा और उनको कांचीपुरम में पल्लवों के साथ भी युद्ध का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूट बहुत ही टॉलरेंट रूलर्स थे या फिर बहुत ही सहनशील राजा थे। ऑल्सो ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। वो कला, भवन निर्माण कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने एलोरा में कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाया। उन्होंने एलिफेंटा में जो रॉक कट केव्स हैं उनका निर्माण करवाया। जो अघोष वर्षा थे वो एक सहनशील राजा थे और उन्होंने कन्नड़ में पोएट्री लिखनी शुरू की। वो एक जैन थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों को बढ़ावा दिया। जो मुस्लिम व्यापारी थे उनको भी राष्ट्रकूटों के क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा इस्लाम धर्म के उपदेश देने की भी उनको स्वीकृति दे दी गई। किसको? मुस्लिम व्यापारियों को। चालुक्याज, जो चालुक्य थे कल्याणी के, उनको चालुक्याज और वेस्टर्न चालुक्य के नाम से भी जाना जाने लग गया। विक्रम का इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था ककात्याज। जो ककात्या किंगडम था वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच फैला हुआ था। और इस वंश के जो राजा थे उन्होंने 12वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। उनकी टेरिटरीज पर 14th सेंचुरी में दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। जो ककात्या किंग थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे और साथ साथ उन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषाओं को भी काफ़ी बढ़ावा दिया। द यादवास जो भिल्लमा थे उन्होंने 12वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य की स्थापना की। उनका जो साम्राज्य था वो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच फैला हुआ था। जो साम्राज्य था वो व्यापार, समृद्धि और अपनी अमीरी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उनके जो क्षेत्र थे उन पर बाद में खलजी वंश के राजाओं ने 14th सेंचुरी में हड़प लिया। हॉयसल्स ऑफ द्वारा समुद्रा के हॉयसल्स, इनका सबसे प्रसिद्ध या फेमस पावरफुल किंग था विष्णुवर्धन। उसने कर्नाटका का जो क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार किया या शासन किया। जो किंगडम था उस पर बाद में दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। जो राजा थे वो अर्ली मेडिवल टाइम्स में, मतलब जो आरंभिक मध्यकाल था उसमें बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन सभी राजा शक्तिशाली, नॉट ऑल पावरफुल, सभी शक्तिशाली नहीं थे। उनको अपनी शक्ति अपने सामंतों के साथ बांटनी पड़ती थी। मतलब वो जो उनके जो ऑफिसर्स होते थे उनके पास काफ़ी शक्तियाँ होती थी। साथ साथ जो पीजेंट ग्रुप, किसानों के ग्रुप, व्यापारी और समूह ब्राह्मणों के साथ उनको शक्ति बांटनी पड़ती थी। इसलिए जो हॉयसल्स थे उनमें राजा के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती थी। जो किंग्स थे, किंग्स अपनी शक्ति किससे छीनते थे? वो सेना की मदद से या फिर अपने अधिकारियों की मदद से अपनी शक्ति की स्थापना करते थे। ठीक है, ज़्यादातर जो किंग्स थे वो महाराजा धीराज तिरुभुवन चक्रवर्ती नाम की उपाधियाँ लेते थे। ये टेबल आप खुद पढ़ेंगे बेटा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसी को दे रखा है। कॉन्फ्लिक्ट फॉर वेल्थ, धन को लेकर विवाद। देखो, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच एक लगातार संघर्ष हुआ। किसको लेकर? कन्नौज पर अधिकार को लेकर 780 से लेकर 910। और इस संघर्ष को हम त्रिपक्षीय संघर्ष या फिर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रिच सिटी थी या प्रॉस्पेरिस सिटी थी। इसकी बहुत ही अच्छी लोकेशन होने के कारण
जो भी साम्राज्य इस पर अपना शासन करता वो पूरी गंगा घाटी पर अपना अधिकार कर लेता, और ये एक लुक्रेटिव प्रोपोजिशन या फिर एक लाभप्रद स्थिति थी, क्योंकि ये जो जगह था बहुत ही उपजाऊ होती थी। अभी उपजाऊ है ना। गंगेटिक वैली, हम कहाँ रह रहे हैं, हम गंगेटिक वैली में ही रह रहे हैं। अ फेमस पाल रूलर धर्मपाल जो एक प्रसिद्ध पाल राजा थे, उन्होंने वो कन्नौज पर शासन कर रहे थे, लेकिन जो प्रतिहार शासक थे वत्सराज, उन्होंने उसको हरा दिया। बाद में वत्सराज को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हरा दिया, फिर किंग भोज ने प्रतिहार राजा को हरा दिया और फिर से कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। फिर से राष्ट्रकूटों ने भोज को हरा दिया, और इस तरह जो लगातार एक संघर्ष होता रहा कन्नौज के अधिकार को लेकर। तीनों ही जो राज्य है या किंगडम है वो बहुत ही कमज़ोर हो गए और उनका खजाना खाली हो गया, और ये इन तीनों ही वंश के पतन का एक प्रमुख कारण था। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। साधारण रूप से ज़्यादातर जो राजा होते थे वो क्या करते थे, समय के साथ साथ उनका उदय होता था, नए राजा बनते थे, राज्यों का पतन हो जाता था। लगभग 700 से लेकर 1200 तक का जो समय था, उन्होंने क्या किया, महाराजा धीराज तिरुभुवन चक्रवर्ती नाम की उपाधियाँ ली। प्रशासन में हालांकि वो सामंतों की, ब्राह्मणों की, इवन कुछ आम लोगों की या किसानों की भी मदद लेते थे। जो किंग था उसको सारी ज़मीन का या पूरे शासन का स्वामी माना, पूरे देश का स्वामी माना जाता था, और उसके अधीन वो किसानों से रेंट लेता था। ठीक है, किसी से, किसानों से, पशुपालकों से, आर्टिसंस कलाकारों से, और दूसरी चीज़ें बनाने वालों से। जो टैक्स थे वो व्यापारियों से, ट्रेडर्स से भी कलेक्ट किए जाते थे, उद्योगपतियों से भी, और दूसरे जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं या फिर उद्योगपतियों से भी ये जो टैक्स वसूल किए जाते थे। इसलिए जो मनी था बहुत ज़रूरी था प्रशासन चलाने के लिए, और युद्ध लड़ने के लिए, और मंदिर बनवाने के लिए। समटाइम लैंड ग्रांट, कई बार जो ज़मीन है वो दान दी जाती थी पढ़े लिखे ब्राह्मणों को, विशेष रूप से जो राजाओं की प्रशंसा में, या फिर उनको प्रशासन में, राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखते थे और प्रशासन में उनकी मदद करते थे। डू यू नो, और पढ़ते हैं बेटा। एक प्रशस्ति का मतलब होता है पीस ऑफ राइटिंग होता है, जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती बढ़ा चढ़ाकर। एक प्रशस्ति मिली है हमें, ठीक है, जो किंग राजा नाग भट्ट के बारे में लिखी गई है विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। इसके द्वारा ये कहा जाता है कि ये कहा गया है इस प्रशस्ति में कि जो नाग भट्ट थे उन्होंने कन्नौज, बंगाल, गुजरात, मालवा और उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। बेटा आज आप इतना ही पढ़ो, कोई डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करो। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।